नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 19वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? ध्यान से समझिएगा। आज बहुभाषिकता को एनसीएफ 2005 एक संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता क्या कहती है? बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे जो अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा है, वो मातृभाषा से शुरू करेंगे और धीरे धीरे विद्यालय की औपचारिक भाषा के संपर्क में आएंगे और अन्य लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था। उस समय ये माना जाता था कि विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है, अगर कोई बच्चा दूसरे लैंग्वेज को यूज कर रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे बच्चे को दिक्कत होगी, या फिर कक्षा में टीचर को दिक्कत हो सकती है, या फिर टीचर अगर किसी दूसरे लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है तो अन्य बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है। यानी कि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता था 20वीं शताब्दी में, कि जो औपचारिक भाषा है उसी में सब लोग कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन एनसीएफ 2005 जब 2005 में आया तो ये उसमें मेंशन किया गया कि अगर एक बच्चा जो कि विद्यालय की औपचारिक भाषा नहीं जान रहा है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा अगर आप उसको उसकी भाषा में एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए पहली बार एनसीएफ 2005 ने ये मेंशन किया कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। भले आप उसकी मातृभाषा में ना पढ़ाइए, वो चलेगा। क्यों? ध्यान से समझिएगा। आज अगर हम लोग ये माने कि उत्तर प्रदेश का एक सरकारी विद्यालय या फिर प्राइवेट विद्यालय है प्राथमिक स्तर का, उसमें अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हो सकते हैं। हो सकता है कि पंजाब का कोई बालक हो तो उसकी मदर टंग पंजाबी होगी, हो सकता है उड़ीसा का कोई बालक हो तो उसकी मदर टंग उड़िया होगी, हो सकता है कि साउथ का कोई बालक हो तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक हो सकती है, और अगर यूपी का बालक है तो उसकी मदर टंग हिंदी हो सकती है। और मान लीजिए बिहार से कोई आया हुआ बालक है जो कि हिंदी नहीं बोल पा रहा है और उसकी मदर टंग अगर भोजपुरी है, तो आप उस बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जब आप उसको मौका ही नहीं देंगे बोलने के संदर्भ में, तो उस संदर्भ में होगा क्या कि वो बच्चा के मन में निगेटिव फीलिंग आ जाएगी कि मैं इस कक्षा का हिस्सा नहीं हूं। उसे ये लगेगा कि ये कक्षा मेरे लिए नहीं है, और जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा उस इन्वायरमेंट में, उस परिवेश में ढलेगा नहीं, तब तक वो चीज़ों को सीखने के लिए अर्थपूर्ण तरीके से नहीं सीख सकता है। इसलिए एनसीएफ 2005 ने यह कहा कि एज ए टीचर उसकी भी लिमिटेशंस है कि आखिर वो कितने क्षेत्रीय भाषाओं को या फिर कितने बच्चों के मदर टंग को सीख सकता है। क्योंकि एक टीचर ये जरूरी नहीं है कि वो हिंदी भी जाने, भोजपुरी भी जाने, पंजाबी भी जाने, उड़िया भी जाने, तमिल भी जाने, तेलुगु भी जाने, मलयालम भी जाने। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो ये कहती है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उसके मदर टंग में होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर एक ही स्टेट के किसी विद्यालय में अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हैं। क्योंकि एज ए टीचर हमारे लिए भी मजबूरी है कि हम कितने लैंग्वेज को बोलेंगे, संभव ही नहीं है। तो इसलिए एनसीएफ 2005 इसका सॉल्यूशन ये देता है कि भले आप एज ए टीचर सभी की लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, ये लिमिटेशन है, इसको समझा जा सकता है, अंडरस्टूड है, लेकिन बच्चों को तो कम से कम अपनी मदर टंग का प्रयोग करने का मौका दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि धीरे धीरे आप जो विद्यालय की औपचारिक भाषा बोल रहे हैं, बच्चे पहले जब अपने मदर टंग का यूज करके एक्सप्रेस करेंगे तो उन्हें कंफर्टेबल फील होगा, अपना इन्वायरमेंट फील होगा, और धीरे धीरे जब आपकी लैंग्वेज को सुनेगा, आपके लैंग्वेज के शब्दावलियों को सुनेगा, तो धीरे धीरे औपचारिक भाषा की तरफ बढ़ेगा और आगे अन्य भाषाओं को सीख सकता है। ये बहुभाषिकता कहती है। तो हमसे बेसिकली प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जब 20वीं शताब्दी में ये माना जाता था कि द्विभाषा के प्रति जो विकसित दृष्टिकोण इससे अलग था, वहां पर इसको एक बाधा के तौर पर देखा जाता था कि अगर विद्यालय में एक से ज्यादा भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो बाधा उत्पन्न करेगी। देखिए, हमसे यही पूछा गया कि शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था, तो इसे एक हस्तक्षेप बाधा के रूप में जाना जाता था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां पर दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला ट्रांस और दूसरा लैंग्वेजिंग।
ट्रांस का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पर ट्रांसफर होना, और लैंग्वेज का मतलब तो आप भाषा समझ ही रहे हैं, यानी कि एक भाषा से दूसरे भाषा पर ट्रांसफर होना ही ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में देखा कि एक कक्षा में कई भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, कई भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, और एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जितना सक्षम है कम से कम उन भाषाओं में उन शब्दावलियों का प्रयोग करें, ताकि अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हैं जिनकी मदर टंग अगर अलग अलग है तो कम से कम कुछ शब्द, पूरी भाषा ना सही लेकिन कुछ शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ, हमारे परिवेश से भी जुड़ी बातों को रखा जा रहा है और हमें भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझा जा रहा है कक्षा का। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां से आपका उदाहरण शुरू हो रहा है। मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं। अगर रउआ सीटेट के सभी पेपर देख लें, यू विल गेट गुड मार्क्स इन सीटेट दिसंबर 2022। देखिए, एज ए टीचर मैं मान लीजिए कि 3 लैंग्वेजेस को जान रहा हूं, पहला भोजपुरी, हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने क्या किया कि एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान हिंदी का भी प्रयोग किया, भोजपुरी का भी प्रयोग किया और इंग्लिश का भी प्रयोग किया। अब यहां पर देखिए, किसी की मदर टंग हिंदी हो सकती है, किसी की मदर टंग भोजपुरी हो सकती है और किसी की मदर टंग इंग्लिश हो सकती है, और भी लैंग्वेजेस हो सकती है। तो कम से कम 3 बच्चों को तो मैंने कंफर्टेबल फील कराया अपनी भाषा से कि हाँ, उनकी भी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं एज ए टीचर। तो बच्चा उस परिवेश में धीरे धीरे ढलने लगेगा। और साथ ही साथ देखिए, जो भोजपुरी वाला बालक है उसके भी कुछ शब्दों को मैंने यूज किया, और इसके साथ ही जो विद्यालय की औपचारिक भाषा होगी, जो हिंदी होगी, कहीं ना कहीं बच्चा उसके भी शब्दों के संपर्क में आ रहा है, तो धीरे धीरे वो उस लैंग्वेज को भी सीखेगा। तो यही होता है ट्रांस लैंग्वेजिंग, यानी कि जो बहुभाषिकता होती है वो ट्रांस लैंग्वेजिंग का यूज किया जाता है उसमें। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? यानी कि एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान मैं जितना ज्यादा मेरे अंदर क्षमता है, जितने ज्यादा लैंग्वेजेस के शब्दों को, वाक्यों को प्रयोग कर पाऊंगा, इसी को ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान एक से ज्यादा लैंग्वेजेज में ट्रांसफर होना, उसे ही ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। ठीक है, मैं यहां पर फिर से बता दूं, ट्रांस मींस ट्रांसफर और लैंग्वेजिंग मतलब कि भाषा पर, यानी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान अलग अलग भाषाओं पर ट्रांसफर होना ही ट्रांस लैंग्वेजिंग है। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। अब यहां पर देख लीजिए, अगर मैं रिजिड होता कि नहीं, मैं विद्यालय की केवल औपचारिक भाषा में पढ़ाऊंगा, तो हो सकता था कि मैं केवल हिंदी में पढ़ाता। लेकिन पहले उसी कॉन्सेप्ट को, आधे भाग को मैंने हिंदी में बोला, फिर भोजपुरी में बोला, फिर इंग्लिश में बोला। यानी कि जो लैंग्वेज की सीमा है, उस लैंग्वेज की सीमा को मैंने तोड़ दिया, और सभी बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए सभी की मदर टंग का यूज करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एज ए टीचर। तो यही कहा जा रहा है कि सीमाओं को चुनौती देना, सभी लैंग्वेजेस की सीमाओं की चुनौती देना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? यानी कि रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है लैंग्वेज लर्निंग में, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा में एक ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। एक ऐसी सामग्री की बात की जा रही है जिससे कम्युनिकेशन सिखाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। तीसरा दिया गया है, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। तो ये भी विकल्प पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों का एक साथ लाना। असंबद्ध यानी कि जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। अब हम कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नया करेंगे तो जाहिर सी बात है कई चरण मिल करके ही कुछ नया हो पाएगा। अब यहां पर जो चरण अपनाए जा रहे हैं, जो घटक अपनाए जा रहे हैं, वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो जब संबंधित नहीं है तो एक कोरिलेशन बन ही नहीं पाएगा, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। तो ये तो सोचना ही नहीं था, हमारा उत्तर गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, एक ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है। कैसे, इसको ध्यान से मैं समझाता हूं। नवाचारी का मतलब क्या होता है? शिक्षा में नवाचार का मतलब क्या हो गया कि नई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो स्मार्ट क्लासेस की बात की जाती है, स्मार्ट बोर्ड की बात की जाती है। तो ये शिक्षा में नवाचार है, टेक्नोलॉजी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शिक्षा में। ठीक है, और कहा क्या जा रहा है, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। अब देखिए, रचनावाद क्या कहता है? बच्चे खुद करके सीखेंगे, यानी वहां पर बच्चे को कम्युनिकेशन का मौका दिया। जाहिर सी बात है, भाषा की जो उच्चतम
किसी भी भाषा की जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा उस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, चाहे रिटन फॉर्म में या फिर कम्युनिकेशन के फॉर्म में, ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ करके सीखने की बात क्या होगी, भाषा में जाहिर सी बात है कुछ करके सीखने की बात जब आएगी तो बच्चा उस लैंग्वेज का यूज करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो वहीं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में कहा गया था कि भाषा शिक्षण का प्रयोग करना संभव है। तो ये भाषा शिक्षण का प्रयोग करना संभव है, तो यहाँ पर जब करने की संभावना हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चा उस लैंग्वेज को यूज कर पाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट में। और तीसरे विकल्प में जो नवीन विधियां कही गई थी वही नवाचारी है, कुछ नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 अब संकुचित हो गया, क्योंकि ये पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है और ऑप्शन नंबर 1 यहां पर ब्रॉड सेंस में, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेरी कक्षा में सफद नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई भी व्याख्या नहीं है, मुझे एज ए टीचर क्या करना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर 2 वर्ड बताए गए हैं, अच्छा और ये उसकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया और एज ए टीचर हम उसका अर्थ बताना चाहते हैं बच्चे को, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शब्दकोश देखना चाहिए, यानी कि डिक्शनरी देखने की बात की जा रही है। डिक्शनरी देखना, डिक्शनरी में देख करके आप उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसका अर्थ बता सकते हैं कि अच्छा का मतलब क्या है और का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम एप्रोप्रिएट होता है। कैसे? आपको जब आगे विकल्पों पर मैं चर्चा करूंगा तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। जब यहाँ पर हमें पहले से बता दिया गया है पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई भी व्याख्या नहीं है, तो हम पुस्तक में कैसे ढूंढ सकते हैं जब उसकी पुस्तक में दिया ही नहीं गया है? तो ये विकल्प पहले से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो कि अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। तो कोई भी एक ऐसा बंदा जिसे हिंदी अच्छे से आता है, आप उसको बुलाने की बात कर रहे हैं, तो वो जो भी आएंगे हिंदी में बताने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका अर्थ बता सकते हैं। वो तो आप डिक्शनरी में भी देखकर कर सकते थे, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आपको आगे पता चलेगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग को उदाहरण ढूंढने चाहिए। प्रमाणिक प्रयोग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रमाणिक प्रयोग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सीटेट दिसंबर 2021 के लगभग हर एक पेपर में, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, कहीं ना कहीं पेडागोजी में ये प्रमाणिक देखने को मिला था कि प्रमाणिक होता क्या है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, आपके 1 नंबर पक्का हो जाएंगे। देखिए, लैंग्वेज के संदर्भ में प्रमाणिक प्रयोग का मतलब ये होता है कि जिस स्थानीय क्षेत्र से जो बच्चा आ रहा है या फिर किसी का जो स्थानीय क्षेत्र है वहां पर पर्टिकुलर किसी भी शब्द का क्या मतलब है, ये प्रमाणिक प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर यूपी की मैं बात करूं तो यहां पर जो हम लोग रोटी खाते हैं उसको रोटी बोलते हैं, कई जगह इसको चपाती बोलते हैं, कई जगह इसको चपाती बोलते हैं। और खाने की ही वस्तु को, एक ही वस्तु को अलग अलग जगह अलग अलग नाम बोला जाता है। तो पर्टिकुलर उस एरिया में उस वस्तु का, उस खाने की वस्तु का क्या नाम है, वो वहां के एरिया के लिए प्रमाणिक माना जाएगा। अब मान लीजिए बच्चा किसी पर्टिकुलर एरिया से संबंधित है, जो सफद नाम का बालक था, जिसने ये 2 शब्द पूछे थे, अब उसके पर्टिकुलर उस एरिया में अच्छा और का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे के संदर्भ में जानने के लिए, क्योंकि बच्चा अपने परिवेश से ही ये शब्द सुन करके आया होगा। हो सकता है कोई उसके घर में कोई प्रयोग किया हो सकता है किसी किताब में उसने पढ़ा हो, यानी कि जो वहां उसका जो परिवेश था वहां के संदर्भ में इस 2 शब्दों का मतलब क्या होता है, ये हमें बताएगा प्रमाणिक प्रयोग। प्रमाणिक प्रयोग कहने का मतलब, जैसे देखिए सीटेट के पहले के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रश्नों में यह पूछा जाता था कि इसमें से प्रमाणिक पठन कौन सा है। तो प्रमाणिक पठन उसे ही कहते हैं जहां का बच्चा है, यानी जिस स्थानीय क्षेत्र का बच्चा है उस स्थानीय क्षेत्र से जुड़े शब्द जो वहां के परिवेश से जुड़े हुए हैं उसे प्रमाणिक पठन कहते हैं। जैसे कि जब कोई आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं अपने स्थान के क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में, तो वहां के स्थानीय क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी भोजन का, किसी डिश का क्या नाम है वहां के हिसाब से लिखा गया रहता है। और उसी खाने का अगर आप चाइना में चले जाएंगे तो उस डिश का नाम चाइना के हिसाब से लिखा रहेगा, और अगर आप इंडिया में खा रहे हैं तो उस डिश का नाम इंडिया के हिसाब से लिखा रहेगा। इसी प्रकार से जो हम लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, कई जगह उसको घाटी बोलते हैं, घाटी या भाटी कुछ बोलते हैं, कई जगह उसको भाटी बोलते हैं, भाटी चोखा बोलते हैं। तो देखिए भाटी वहां पर जो
जिस क्षेत्र से संबंधित है वहां के रेस्टोरेंट के लिए भाटी जो शब्द है वो प्रमाणिक माना जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखेंगे तो यहां पर उसी को लिट्टी बोला जाएगा। कई जगह आप जैसे बिहार में भी कई जगह भाटी बोला जाता है और यूपी में भी कई जगह भाटी बोला जाता है और कई जगह लिट्टी बोला जाता है। तो वहां का स्थानीय क्षेत्र उस पर्टिकुलर खाने की वस्तु को क्या नाम देता है वो प्रमाणिक प्रयोग बोला जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस मित्र को आप ला रहे हैं हो सकता है कि वो उस स्थानीय क्षेत्र से ना जुड़ा हो और उस कंडीशन में वहां के सेंस में इस शब्द का अलग अर्थ हो सकता है। और इसी प्रकार से जब आप शब्दकोश की प्रयोग कर रहे हैं तो शब्दकोश में पर्टिकुलर उस स्थानीय क्षेत्र के बारे में स्पष्ट जानकारी हो सकता है कि ना हो। इस वजह से ये दोनों विकल्प निगेटिव हो जाएगा और हमारा एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, ये बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा प्रमाणिक प्रयोग के संदर्भ में। यानी कि इससे बच्चा एक तो उसके इन्वायरमेंट में, उसके परिवेश में इस शब्द को किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो बच्चा जानेगा तब उसको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए ना कि जैसे इस बच्चे के द्वारा जब ये शब्दों को देखा गया होगा तो कहाँ किस सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, उस सेंस को समझने में, क्योंकि जब हम लोग कोई लेख पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई हमसे बातचीत कर रहा होता है तो कुछ शब्दों को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उस पूरे बातचीत के दौरान पूरा जो थीम होता है या फिर कोई लेख पढ़ रहे हैं तो उस पूरे लेख के दौरान उस शब्द का क्या थीम निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, उसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। वहीं यहां पर कहा जा रहा है कि प्रमाणिक प्रयोग यानी कि स्थानीय क्षेत्र में उस शब्दों का प्रयोग किस हिसाब से किया जाता है, उसके हिसाब से उसका अर्थ क्या हो सकता है, ये हम लोग ढूंढ सकते हैं और ये कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प करेगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। लक्ष्य शब्द यानी कि टारगेट वर्ड की बात की जा रही है, ठीक है, टारगेट वर्ड की बात की जा रही है, तो यह बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब उसकी आकृति कहने का मतलब कि जैसे देखिए, जैसे कि अगर आप इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वहां पर अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ये उनकी आकृति ही तो है। जिस प्रकार से हम लोग वर्णों की बात करते हैं क, तो ये क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क की आकृति बोली जाएगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश प्रदान करते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब नियंत्रित देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नियंत्रित कहने का मतलब ये है कि देखिए बच्चे, भले ही हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं लेकिन वहां पर जो टीचर है वो भी मुख्य बिंदु में है और वो भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा होता है। जैसे कि आप ध्यान से समझिएगा, एक केमिस्ट्री का लेबोरेटरी है जहां पर अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा को इस प्रकार, इस नजरिए से देखते हैं कि जो कुछ भी बच्चा चाहे वो कर सकता है, तो ये नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के लैब में टीचर भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कहीं कोई बच्चा कोई गलत केमिकल मिला करके धमाका ना कर दे। तो वहां पर एज ए टीचर हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, अवलोकन भी करना पड़ता है बच्चों को कि बच्चा कहीं गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है। बच्चे को करने का मौका देंगे लेकिन एक नियंत्रित वातावरण में कि कहीं बच्चा गलत डायरेक्शन में तो नहीं बढ़ रहा है। आज ऑनलाइन कक्षा की बात की जाती है जिसमें जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चे मोबाइल के माध्यम से पढ़ते थे, लेकिन मोबाइल में कहीं गलत चीज़ तो नहीं देख रहे हैं, ये देखना परिवार के सदस्यों का काम था। और अगर यही काम स्कूल में बच्चे कर रहे हैं तो वहाँ पर एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में या फिर गलत रिजल्ट पर तो नहीं जा रहा है। तो ये नियंत्रित वातावरण होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ठीक है। चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सके। देखिए ड्रिलिंग जो होती है वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की बात करता है, तो रिपीटिंग जो होता है वो वर्ड हमेशा निगेटिव होता है, जैसे कि ड्रिल करना, ये सभी चीजें हमेशा निगेटिव सेंस में माना जाता है। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि कौन सा भाषा से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, मुद्रित समृद्ध परिवेश। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इसे बोलते हैं, इसके माध्यम से भी बच्चे भाषा सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप विद्यालय जाते होंगे, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों में के विद्यालय में जाते होंगे, तो वहाँ पर देखते होंगे बाउंड्री पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के इमेजेस बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट लिखे गए रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चे के दीवार पर
बाउंड्री पर, कमरे में विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के इमेज बने, जैसे बिल्ली का एक इमेज बना हुआ है और उसके आगे एक अल्फाबेट लिखा होता है सी। अब यहाँ पर बिल्ली का जो इमेज है उसको कोरिलेट किया गया है सी से, और सी फॉर कैट बच्चा बचपन से पढ़ते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बिल्ली को उसने परिवेश में देखा था और उस परिवेश से इस बिल्ली को जाना, और सी फॉर कैट वो पढ़ रहा है, तो यानी कि सी अल्फाबेट को उसको इंट्रोड्यूस किया गया इस बिल्ली के माध्यम से। यही प्रिंट रिच इन्वायरमेंट करता है कि बच्चों को भाषा से संबंधित जो ध्वनियां होती हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, उनको सीखने में मदद करता है। तो ये कहीं ना कहीं भाषा सीखने में मदद कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा कहा जा रहा है ध्वनिक। ध्वनिक यानी कि ध्वनि की बात की जा रही है, वर्ण की बात की जा रही है, और अंग्रेजी में इसे अल्फाबेट आप कह सकते हैं। तो ये भी सीधे तौर पर भाषा से जुड़ा है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। ध्वनि विज्ञान, ये भी भाषा से जुड़ा हुआ है, हमारा उत्तर नहीं होगा। डिसलेक्सिया, एक ही विकल्प ऐसा है जो कि डायरेक्टली भाषा से नहीं जुड़ा हुआ है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में अक्षमता, पठन अक्षमता। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो बालक था, जो मेन कैरेक्टर था, वो इसी बीमारी से जूझ रहा था। वो उसे प्रॉब्लम क्या थी कि वो बी और डी में अंतर ही नहीं कर पा रहा था। तो जब जाहिर सी बात है हम अंतर नहीं समझ पा रहे, तो पढ़ने में अक्षमता होगी, और पढ़ने में अक्षमता को ही डिसलेक्सिया कहते हैं, और ये भाषा के शिक्षण से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये किसी लैंग्वेज के टीचिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। नॉम चॉम्स्की का यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है, यानी कि कहा जा रहा है कि इसमें तर्क नहीं है, ये सीधे तौर पर। तो यहां पर देख लीजिए, ये तर्क इसमें शामिल है। कैसे? रंग रहित यानी जिसमें रंग नहीं है, और हरे विचार यानी कि रंग ना होते हुए भी हरा विचार, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग की बात की जा रही है, पॉजिटिव विचार की बात की जा रही है। तो इसमें तर्क तो है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनि यानी कि वर्णों की दृष्टि से गलत बताया जा रहा है। तो यहां पर सभी वर्णों को देख लीजिए, सही से वर्ण अरेंज किए गए हैं, तो ये वर्णात्मक या फिर ध्वन्यात्मक त्रुटि के तौर पर नहीं देखा जा सकता, ये भी निगेटिव हो गया। पहला देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है, तो ये भी यहां पर किसी के पसंद या फिर नापसंद की बात की ही नहीं गई है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है, ये विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि रंग रहित यानी जिसमें रंग नहीं है। अब हरे विचार, जब रंग नहीं है तो उसमें हरा कहां से हो सकता है? यहां पर अगर शब्दों के अर्थ की मैं बात करूं तो अर्थ तो यही निकल रहा है ना कि रंग रहित, जब वो रंगहीन है, उसमें कोई भी कलर नहीं है, तो हरे रंग की बात कहां से आ गई? ये अर्थ, शब्दों के अर्थ के हिसाब से ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? तो अगर मैं आपसे कुछ उदाहरण दूं इस प्रकार के, जैसे कि देखिए, मैं लगातार 3-4 महीने से आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं। परिणामतः आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। दूसरा मैं बोलूं कि आप सीटेट की परीक्षा में अच्छे नंबर पा जाएं, मैं मेहनत कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, आप सीटेट की परीक्षा में अच्छे नंबर पा जाएं इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो देखिए, दोनों वाक्य क्या थे? साधारण वाक्य थे, और दोनों को जोड़ा गया किससे? इसलिए से। और इससे पहले वाला जो वाक्य मैंने बोला था उसमें परिणामता से जोड़ा गया था। यानी कि जब दो सरल वाक्यों को किन्हीं शब्दों से जोड़ा जाता है, तो जो शब्द से जोड़ा गया है उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं, योजक शब्द कहते हैं, माफ कीजिएगा, योजक शब्द कहते हैं, और उसी को योजक उपकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 योजक उपकरण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। यानी कि अध्यापक का भाषा, लैंग्वेज ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, अध्यापक टीचर की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा उसका उदाहरण है? पहला देखिए, तब बहुत से मिलकर के बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। तो यहां पर देखिए, बहुत से लोग मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव है क्योंकि समूह में हैं बच्चे, लेकिन समूह में रहते हुए भी कोई सार्थक काम कर रहे हैं क्या? हो सकता है बच्चे कोई मजाक कर रहे हो सकता है बच्चे कोई चुटकुला कह रहे हो जिस पर सभी बच्चे हंस रहे हैं, और खुशनुमा कक्षा है, तो ये पॉजिटिव सेंस में नहीं देखा जाएगा। समूह में बात करते हुए किसी संज्ञानात्मक क्षमता की विकास की अगर बात की जाती तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। यहां पर निरर्थक कार्य के सेंस में ये माना जाएगा, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। तो ये भी इस प्रकार का शब्द, दिमाग उड़ा देने वाला, इस प्रकार का टीचर का लैंग्वेज नहीं हो सकता, ये निगेटिव हो गया। ठीक है,
क्योंकि टीचर को एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना होता है। उसी के तौर पर हमसे प्रश्न पूछा गया कि अध्यापक की भाषा के लिए कौन सा सही उदाहरण है। तीसरा देखिए, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। अब यहां पर बच्चे को धमकाया जा रहा है टीचर के द्वारा। इस प्रकार का शब्द, इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि शाब्दिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर अगर आप बच्चे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे में निगेटिव इमोशंस जनरेट होगा। और जो बच्चे का संवेग होता है, जो इमोशन होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके संज्ञान को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, और अगर निगेटिव है तो उसके संज्ञान को निगेटिवली इफेक्ट करेगा। बच्चे में डर अगर बैठ गया तो वो सही तरीके से नहीं सीख पाएगा, चीज़ों को अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कर पाएगा, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कृपया समूहों में बैठिए। यहां पर देखिए आदर मूलक शब्द बोले गए हैं, आदर से संबंधित वाले शब्द बोले गए हैं, यानी कि बच्चे केंद्र में हैं तो आपको उनको आदर देना होगा। साथ ही साथ समूहों में बैठने की बात की जा रही है, जो कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत की तरफ इशारा करता है, यानी कि बच्चे समूहों में बातचीत के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं। आगे पढ़िए, और यह जो चित्र आपको दिया गया है उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब बच्चे सार्थक गतिविधि में शामिल है, और पहला जो विकल्प था इसमें सार्थक गतिविधि नहीं थी, भले वहां पर ग्रुप में बैठे थे लेकिन सार्थक गतिविधि नहीं थी। चौथे विकल्प में सार्थक गतिविधि भी है और बच्चे ग्रुप में भी काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वॉशबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण। देखिए, वॉशबैक एक नया शब्द आपके सामने आया होगा, जो कि अभी से पहले शायद आप सीटेट की परीक्षा के पेपर में नहीं देखे होंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है और कहीं ना कहीं आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकता है। वॉशबैक क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बच्चे का जांच परीक्षण किया जाएगा, यानी कोई टेस्ट लिया जाएगा बच्चे का, तो उस टेस्ट में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन हो जो कि बच्चे का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव कर दे, तो उसे हम लोग वॉशबैक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा टेस्ट हो जो कि बच्चे के करिकुलम में कुछ बदलाव कर दे, बच्चे के पाठ्यचर्या में, बच्चे के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव कर दे, शिक्षक के पढ़ाने की विधि में बदलाव कर दे, तो उसे हम लोग वॉशबैक कहते हैं। अब इसके दो प्रकार हो सकते हैं, या तो कोई टेस्ट ऐसा हो सकता है जो कि उसके शिक्षण प्रक्रिया में पॉजिटिव इफेक्ट डाले, तो उसे हम लोग फॉरवर्ड वॉशबैक कहते हैं, फॉरवर्ड वॉशबैक। और अगर उसको कुछ निगेटिव तौर पर प्रभावित करे तो उसे हम लोग बैकवर्ड वॉशबैक कह रहे होते हैं। ठीक है, यानी सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये टेस्ट से संबंधित कुछ ऐसी गतिविधि है जिसके बाद से बच्चे का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है, वो सीधे तौर पर बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित कर रही होती है, या तो पॉजिटिव तौर पर या तो निगेटिव तौर पर। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये केवल भाषा से संबंधित नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, करिकुलम बोला, पाठ्यक्रम बोला, पाठ्यचर्या बोला, तो केवल पाठ्यचर्या आपके करिकुलम में केवल भाषा आप थोड़ी पढ़ते हैं, विषय भी तो पढ़ते हैं, तो यानी कि ये आपके पूरे शिक्षण को प्रभावित करेगा, ना कि केवल भाषा को, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है, तो ये जीवन से संबंधित है ही नहीं, ये बच्चों के पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है, तो ये परीक्षा से संबंधित नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, यानी कि सीधे तौर पर उसके पाठ्यक्रम को, उसके पढ़ाने की विधि को, शिक्षक के पढ़ाने की विधि को, इन सभी चीजों को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।